तंत्र। मतलब अपन ने अभी तक केचुए के 3 तंत्र कंप्लीट कर लिए। एक तो कौन सा, श्वसन तंत्र, दूसरा कौन सा देखा अपन ने, परिसंचरण तंत्र, और तीसरा कौन सा देखा अभी अपन ने, उत्सर्जन तंत्र। 3 तंत्र अपन ने केचुए के अभी तक देख चुके हैं। 6 अपने सिलेबस में है, जिनमें से 3 अपन ने देख लिए हैं। केचुए का कौन सा तंत्र देखा, सबसे पहले देखा श्वसन तंत्र। नहीं होता है केचुए के अंदर, श्वसन तंत्र नहीं होता है। केचुए में नेत्र नहीं होते हैं, केचुए के अंदर सिर भी नहीं पाया जाता है। तो फिर देखा अपने श्वसन में कि केचुआ श्वसन किसके द्वारा करता है, अपनी नम त्वचा के द्वारा करता है। और जे केचुआ की त्वचा सूखी तो केचुआ मरी, मतलब केचुए की त्वचा सूखने पर केचुआ श्वसन नहीं कर पाएगा और केचुए की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। फिर बात की अपन ने, केचुआ जो होता है श्वसन में O2 और CO2 का आदान प्रदान जो है केचुए के रक्त में पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा करता है। कि केचुए के रक्त प्लाज्मा में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करने का काम करता है। फिर देखा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र केचुए में पाया जाता है। ये जो परिसंचरण तंत्र है इसके अंदर हार्ट भी आता है। तो केचुए का जो हृदय होता है कौन से खंडों में पाया जाता है, 7, 9, 12, 13, मतलब 4 खंडों के अंदर 4 जोड़ी पाया जाता है केचुए का हृदय। कौन से खंडों में, 7, 9, 12, 13 हृदय, 7, 9, 12, 13 हृदय। फिर अपन ने देखा परिसंचरण तंत्र, तो केचुए का जो परिसंचरण तंत्र होता है बंद प्रकार का देख रहे थे अपन। फिर इसी में परिसंचरण तंत्र में देखा कि केचुए के शरीर के जो रक्त होता है, केचुए का जो रक्त होता है उसमें रक्त प्लाज्मा कणिकाएं जो होती है उन कणिकाओं के अंदर लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती है। फिर भी इसके जो रक्त है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। ऐसा क्यों सर कि केचुए के रक्त का रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और केचुए के रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो हीमोग्लोबिन है उसको एरिथ्रोक्रूओरिन कहा जाता है, यह भी अपन ने देखा। फिर देखा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो नेफ्रिडियल तंत्र भी कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र को नेफ्रिडियल तंत्र भी कहा जाता है। उत्सर्जी जो अंग होता है वो नेफ्रिडिया होता है, जो कि सूक्ष्म नलिकाओं का क्या होता है, एक समूह होता है। और इस नेफ्रिडिया को कार्य के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, आंतरमुखी नेफ्रिडिया और बहिर्मुखी नेफ्रिडिया। जो आंतरमुखी नेफ्रिडिया होते हैं वो शरीर के अंदर ही खुलते हैं, प्रथम 3 खंडों के ऊपर नेफ्रिडिया नहीं पाए जाते हैं। चौथे खंड से जो नेफ्रिडिया स्टार्ट होते हैं वो कुछ नेफ्रिडिया 7वें खंड में जाकर खुल जाते हैं। जो जिस छिद्र के द्वारा बाहर खुलते हैं उस छिद्र को नेफ्रिडियोपोर कहा जाता है। फिर देखा आंतरमुखी जो नेफ्रिडिया होते हैं, कौन से नेफ्रिडिया, आंतरमुखी नेफ्रिडिया। ये जो आंतरमुखी नेफ्रिडिया है ये कहाँ खुलते हैं, आहार नाल में। किसमें खुलते हैं, आहार नाल बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, आंत्र में जाकर ये नेफ्रिडिया खुलते हैं। और खुलकर ये नेफ्रिडिया, इनका ये काम और है कि इन आंतरमुखी नेफ्रिडिया के द्वारा आहार नाल के अंदर जो उत्सर्जित किया गया पदार्थ है, कहाँ पर, आहार नाल में जो उत्सर्जित किया गया जो पदार्थ होता है उस उत्सर्जित पदार्थ से केचुआ क्या करता है, नमी का अवशोषण कर लेता है। केचुआ शरीर के अंदर जो है, केचुए के शरीर में जो है आहार नाल के अंदर आंतरमुखी नेफ्रिडिया के द्वारा क्या कर दिया गया है, उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जित कर दिया गया है। और उस उत्सर्जित पदार्थ से केचुआ क्या करता है, जल का अवशोषण करता है और अपने शरीर की सतह को नम बनाए रखता है। किसके द्वारा, आंतरमुखी नेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जित किए गए पदार्थों से नमी का अवशोषण करके अपने शरीर की त्वचा को क्या करता है, नम बनाए रखता है। केचुए की त्वचा का नम बनाए रखना जरूरी होता है, क्योंकि केचुए की त्वचा नम रहेगी तो ही केचुआ श्वसन करेगा। केचुए की त्वचा सूखने पर केचुए की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि केचुआ जो होता है, केचुए की त्वचा सूखने पर केचुआ श्वसन नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या हो जाएगी, केचुए की मृत्यु हो जाएगी। ये अभी तक अपन ने 3 तंत्र देख लिए, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। अपना जो नंबर 4 है वो कौन सा है, तंत्रिका तंत्र। चौथा तंत्र अपने पास में कौन सा है, केचुए का तंत्रिका तंत्र। तो केचुए का जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस जो सिस्टम होता है केचुए का, वो कैसा होता है, विकसित नर्वस सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। किसमें, केचुए के अंदर क्या होता है, विकसित बोल सकते हैं, सुविकसित बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया है, सुविकसित क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। लेकिन इसका तंत्रिका तंत्र जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग खंडों के अंदर बटा हुआ रहता है। केचुए का जो तंत्रिका तंत्र है वो अलग अलग भागों में 3 भागों के अंदर विभाजित होता है। तंत्रिका तंत्र कितने भागों में,
तीन भागों के अंदर विभाजित होता है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि केंचुए का तंत्रिका तंत्र सुविकसित होता है। लेकिन कैसा होता है, खंडित तंत्रिका तंत्र होता है। तो केंचुए में सुविकसित व खंडित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, क्योंकि केंचुए का जो तंत्रिका तंत्र है वो कितने भागों में बटा होता है, तीन भागों में बटा होता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, खंडित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ये जो तीन भाग है कौन कौन सा होता है, एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक तो कौन सा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पहला तंत्र कौन सा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंचुए के तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं, तीन, केंद्रीय, परिधीय, अनुकंपी। कौन कौन से होते हैं, केंद्रीय, परिधीय, अनुकंपी। तो पहला कौन सा आ गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा कौन सा होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंचुए के शरीर के केंचुए के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके कितने भाग, तीन भाग, केंद्रीय, परिधीय और तीसरा होता है अनुकंपी। तीसरा कौन सा होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तीसरा कौन सा है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो केंचुए का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो तीन भागों के अंदर विभाजित होता है, केंद्रीय, परिधीय, अनुकंपी। तीन कौन कौन से हैं, याद रखने का तरीका, तीनों को एक साथ आसानी से याद रख सकते हैं, केंद्रीय, परिधीय, अनुकंपी, केंद्रीय, परिधीय, अनुकंपी। तीन बार बोलेंगे तो तीन का नाम आसानी से याद हो जाएगा। कौन सा, केंद्रीय, परिधीय, अनुकंपी, केंद्रीय, परिधीय, अनुकंपी, केंद्रीय, परिधीय, अनुकंपी। तीन प्रकार का क्या पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र केंचुए के अंदर, केंचुए के अंदर तीन भाग होते हैं तंत्रिका तंत्र के। फिर बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर, देखो दो चीजें आती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कितनी चीज आती है, दो बात है। कौन कौन सी, एक तो तंत्रिका वलय, एक तो कौन सा है, तंत्रिका वलय। दो शब्द बता रहा हूं, एक तो कौन सा है, तंत्रिका वलय, और दूसरा कौन सा है, अधरीय तंत्रिका रज्जु। दूसरा कौन सा है, अधरीय तंत्रिका रज्जु। तो ये जो दोनों चीज है, तंत्रिका वलय, केंचुए के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण जो होता है, तंत्रिका वलय और अधरीय तंत्रिका रज्जु, दो नाम याद रखने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या चीज आती है, तंत्रिका रज्जु, तंत्रिका वलय और अधरीय तंत्रिका रज्जु। कि अधरीय तंत्रिका रज्जु और तंत्रिका वलय दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका वलय और अधरीय तंत्रिका रज्जु आते हैं। ये दोनों जो है किसमें आते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं। फिर है परिधीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा कौन सा है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये जो होता है तंत्रिका वलय और अधरीय तंत्रिका रज्जु, इन दोनों से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है, इन दोनों से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है, इन दोनों से जो तंत्रिकाएं निकलेगी वो किसका निर्माण करती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिका वलय और अधरीय तंत्रिका रज्जु से मिलकर बना होता है, और तंत्रिका वलय और अधरीय तंत्रिका रज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है उनसे किसका निर्माण होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र से। मतलब इन दोनों से जो तंत्रिकाएं निकलेगी वो किसका निर्माण करेगी, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। फिर कौन सा है अपना तीसरा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किसके रूप में पाया जाता है, एक जालिका के रूप में पाया जाता है। कि एक तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है, कौन सा तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, तो जालिका के रूप में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, मांसपेशियों में और आहार नाल में कौन सा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, किस किस में, एक तो मांसपेशियों में, किसमें, मांसपेशियों में, और दूसरा मैंने क्या बताया, आहार नाल में। कि मांसपेशियों और आहार नाल में कौन सा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो अपन ने तंत्रिका तंत्र में देखा कि तंत्रिका तंत्र, केंचुए का तंत्रिका तंत्र सुविकसित होता है, खंडित होता है। इसके तीन भाग होते हैं, केंद्रीय, परिधीय, अनुकंपी। केंचुए के तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीज आती है, कौन कौन सी, तंत्रिका वलय और अधरीय तंत्रिका रज्जु। इतने में दिक्कत है किसी को। फिर ये जो तंत्रिका वलय और अधरीय तंत्रिका रज्जु है, इन दोनों से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है वो किसका निर्माण करती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। फिर कौन सा आया तीसरा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिका कोशिकाओं का क्या होता है, एक जाल होता है, जालिका के रूप में पाया जाता है, जो कहाँ पाया जाता है, केंचुए की मांसपेशियों में और केंचुए की आहार नाल के अंदर पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि केंचुए की आहार नाल में
कौन सा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? तो केचुए की आहार नाल में कौन सा होता है? अनुकंपी। और मांसयों में भी कौन सा होता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? कि तंत्रिका वलय और अधरीय तंत्रिका रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आते हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका वलय और अधरीय तंत्रिका रज्जु आते हैं, और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं से परिधीय तंत्रिका तंत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। ये चीज अपन ने क्या देख ली है? अभी तक अपन ने चार जो है केचुए के तंत्र देख चुके हैं। कौन से देख चुके हैं अभी तक? अपन पहला देखा अपन ने श्वसन तंत्र। कौन सा देखा? श्वसन तंत्र। दूसरा जो है अपन ने कौन सा देखा? श्वसन तंत्र के बाद में परिसंचरण तंत्र केचुए का। फिर तीसरा तंत्र अपन ने देखा कौन सा? उत्सर्जन तंत्र। फिर अपन ने नंबर 4 पे केचुए का कौन सा तंत्र देखा है? अभी जो देखा है तंत्रिका तंत्र। केचुए का कौन सा देखा है? तंत्रिका तंत्र। तो केचुए के अभी तक अपन ने कितने तंत्र देख चुके हैं? 4 तंत्रों के बारे में अपन को जानकारी ले ली है। इसके आगे अपन बात पे हैं तंत्र संख्या 5 की। तो 5वां जो तंत्र है केचुए का, वो मैं ले रहा हूं जनन तंत्र। कौन सा ले लेते हैं पहले एक बार? केचुए का जनन तंत्र। तो केचुए के जनन तंत्र की मैं बात करूं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, तो केचुआ जो होता है, पहले देखो केचुए में अभी तक अपन ने संरचना देखी थी केचुए की। पहला खंड है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5, 6, इस प्रकार से क्या होता है? केचुए का शरीर जो होता है 100 से 120 खंडों का बना होता है। इस प्रकार से केचुए का शरीर कितने खंडों का बना होता है? 100 से 120 खंडों का बना होता है। 150 mm लंबाई होती है, 3 से 5 mm केचुए की चौड़ाई होती है। यह केचुए का है प्रथम खंड। प्रथम खंड के बीचों बीच मुख पाया जाता है। प्रथम खंड को जो है पेरिस्टोमियम कहते हैं। ये जो प्रथम खंड के ऊपर जो मांसल उबाल लटका हुआ रहता है, जिसको प्रोस्टोमियम कहते हैं, जो अंधेरे में उजाले का आभास करवाता है और बिल खोदने का काम करता है। यह खंड संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इस प्रकार से केचुए का शरीर है 120 खंडों का, 100 से 120 खंडों का बना होता है। ये जो केचुआ है अपने पास में, अपन पढ़ रहे जनन तंत्र। अपन ने देखा था कि खंड संख्या 14, 15, 16 आपस में तीनों मिल जाते हैं और क्लाइटेलम का निर्माण करते हैं, संयुक्त होकर बनाते हैं, एक संरचना बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? क्लाइटेलम कहा जाता है। तो क्लाइटेलम का जो प्रथम खंड होता है, खंड संख्या 14, उसकी अधरीय सतह के ऊपर क्या पाया जाता है? एक मादा जनन छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक मादा जनन छिद्र पाया जाता है। और 18वें खंड के ऊपर एक जोड़ी अधरीय सतह के ऊपर क्या पाया जाता है? नर जनन छिद्र पाए जाते हैं। कौन से? नर जनन छिद्र पाए जाते हैं। कौन से खंड के ऊपर? 18वें खंड के ऊपर। कितने पाए जाते हैं? एक जोड़ी पाए जाते हैं। मतलब 18वें खंड के ऊपर नर जनन छिद्र है, 14वें खंड के ऊपर मादा जनन छिद्र है। मतलब एक ही केचुए के अंदर मादा जनन छिद्र भी होता है और नर जनन छिद्र भी होता है। मतलब केचुआ कौन सा प्राणी हो गया? द्विलिंगी प्राणी होता है। केचुआ कौन सा प्राणी होता है? द्विलिंगी। मतलब एक ही केचुए के अंदर क्या पाए जाते हैं? दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। नरलिंग भी होता है और मादा लिंग भी होता है। मतलब जो नर बाघ है वो भी नर बाघ है 18वें खंड में, ये भी होता है, और जो मादा जनन छिद्र है ये भी होता है केचुए के शरीर में। इसलिए केचुआ कौन सा प्राणी होता है? द्विलिंगी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? उभयलिंगी प्राणी होता है। तो केचुआ द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं मोनोसियस। क्या बोल सकते हैं? मोनोसियस। क्यों बोलते हैं मोनोसियस? क्योंकि दोनों जो छिद्र है, नर जनन छिद्र और मादा जनन छिद्र, दोनों एक ही केचुए के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए केचुए को क्या कहा जा सकता है? मोनोसियस भी कहा जा सकता है। उभयलिंगी भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों लिंग उपस्थित है। द्विलिंगी भी अपन इसको कह सकते हैं केचुए को। लेकिन फिर भी केचुए के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा जनन? लैंगिक जनन पाया जाता है। केचुए में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। क्यों होता है ऐसा? सर केचुआ द्विलिंगी होता है, फिर भी इसमें लैंगिक जनन क्यों होता है? क्योंकि केचुआ जो है प्रोटोएंड्रस होता है। कौन सा होता है? प्रोटोएंड्रस। प्रोटोएंड्रस क्या होता है कि प्रोटोएंड्रस का मतलब होता है जिसमें नर जनन भाग जो है पहले परिपक्व होता हो और मादा जनन भाग क्या हो? बाद में परिपक्व हो। कि प्रोटोएंड्रस का मतलब क्या होता है? नर जनन अंग क्या हो? पहले परिपक्व हो। नर जनन अंग
पहले परिपक्व होते हो और मादा जनन अंग जो है वो बाद में परिपक्व होते हो। मादा जनन अंग क्या हो, कैसे हो, बाद में परिपक्व होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोएंड्रस। और ये अवस्था किसमें होती है, केंचुए के अंदर होती है कि केंचुए का नर जनन अंग पहले परिपक्व होते हैं और मादा जनन अंग क्या होते हैं, बाद में परिपक्व होते हैं। इसलिए केंचुआ कौन सा प्राणी है, प्रोटोएंड्रस। और जिनके अंदर मादा जनन अंग पहले परिपक्व होते हैं और नर जनन अंग बाद में परिपक्व होते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोगायनी। क्या बोलते हैं, प्रोटोगायनी। लेकिन ये जो प्रोटोगायनी होता है ये कौन होता है, जिसमें क्या हो, नर जनन अंग तो क्या हो, बाद में परिपक्व है और मादा जनन अंग क्या हो, पहले परिपक्व है। वो तो कौन सा होता है, प्रोटोगायनी। लेकिन अपना केंचुआ कौन सा है, प्रोटोएंड्री, प्रोटोएंड्रस है। क्यों होते हैं प्रोटोएंड्रस, क्योंकि केंचुए का नर जनन अंग पहले परिपक्व होता है और मादा जनन अंग बाद में परिपक्व होता है। फिर अपन अब नर जनन अंग पहले परिपक्व हो रहा है, मतलब केंचुआ क्या नहीं कर सकता, ये अलैंगिक जनन नहीं कर सकता, मतलब खुद का खुद के साथ में जनन नहीं कर सकता। इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि केंचुआ प्रोटोएंड्रस होने के कारण कौन सा जनन पाया जाता है, केंचुए में लैंगिक जनन पाया जाता है। सही है क्या। फिर अपन ने देखा कि केंचुआ जो होता है, ये चीज समझ में आ गई कि केंचुआ जो होता है द्विलिंगी, उभयलिंगी या मोनोसियस होता है, फिर भी इसमें कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है, क्योंकि केंचुआ कैसा होता है, प्रोटोएंड्रस होता है। प्रोटोएंड्रस मतलब नर जननांग केंचुए के पहले परिपक्व होते हैं और मादा जननांग बाद में परिपक्व होते हैं। उस अवस्था को क्या बोलते हैं, प्रोटोएंड्रस। और प्रोटोएंड्रस है जिसके कारण केंचुए के अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं केंचुए के जनन अंगों की। तो केंचुए के अंदर देखो नर जनन अंग भी होते हैं, क्या चीज रहे, नर जनन अंग भी होते हैं और केंचुए के अंदर मादा जनन अंग भी होते हैं। तो पहले तो बात किसकी कर लेते हैं, केंचुए के नर जनन अंगों की। तो केंचुए के अंदर, शरीर के अंदर जो है केंचुए के, उसमें कौन कौन से जनन अंग पाए जाते हैं। तो केंचुए के जनन अंगों की बात करें अपन, तो अपन आप पहले से जानते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है, नर जनन छिद्र। क्या चीज होती है, नर जनन छिद्र। कौन से खंड पे होता है, 18वें खंड के ऊपर एक जोड़ी नर जनन छिद्र केंचुए में पाए जाते हैं। फिर अपन ने पहले देख चुका है नर जेनाइटल पेपिली, नर जेनाइटल पेपिला, नर जेनाइटल पेपिला बोल दें या फिर नर जनन अंकुरक बोल दें, नर जनन अंकुरक। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, 17वें और 19वें खंड के अंदर पाए जाते हैं केंचुए के अंदर। फिर बात करूं मैं किसकी, वृषण की। तो केंचुए में क्या पाए जाते हैं, वृषण भी पाए जाते हैं। केंचुए के अंदर क्या पाए जाते हैं, वृषण कोष भी पाए जाते हैं। ये क्या है, केंचुए के जनन अंग। कि केंचुए में नर जनन छिद्र होता है, नर जेनाइटल पेपिला होता है, वृषण होते हैं, वृषण कोष होते हैं। इसके अलावा शुक्राशय होता है, क्या होता है, शुक्राशय होता है, शुक्र वाहिनी होती है। क्या चीज होती है, शुक्र वाहिनी। अपन को 12th में केवल इतना ही याद रखना है कि केंचुए के नर जनन भाग कौन कौन से होते हैं। तो केंचुए के नर जनन भाग कौन कौन से, नर जनन छिद्र, नर जेनाइटल पेपिला, वृषण, वृषण कोष, शुक्राशय, शुक्र वाहिनी। इसके अलावा और क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि। और कौन सी ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये भी कौन सी होती है, नर ग्रंथि होती है, इसलिए इसको किस में रखा गया है, नर जनन अंगों में। तो कौन सी हो गई है, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये भी किस में आती है, नर जनन अंगों में आती है। फिर बात करें अपन किसकी, मादा जनन अंगों की। किसकी बात करते हैं, मादा जनन अंग। केंचुए के अंदर कौन से मादा, कौन कौन से मादा जनन अंग पाए जाते हैं। तो एक तो होता है मादा जनन छिद्र, जो कौन से खंड में होता है, 14वें खंड के अंदर। मादा जनन छिद्र कौन से खंड में होता है, 14वें खंड के अंदर पाया जाता है, जो संख्या में 1 होता है। जबकि नर जनन छिद्र संख्या में कितने होते हैं, 1 जोड़ी होते हैं। नर जनन छिद्र 1 जोड़ी, जो 18वें खंड के अंदर होते हैं। और मादा जनन छिद्र केवल कितना होता है, संख्या कितनी होती है, मादा जनन छिद्र की केवल 1 होती है, जो कौन से खंड में होता है, 14वें खंड के अंदर होता है। फिर बात करिए अपन ने किसकी, मादा जनन छिद्र की, मादा जनन छिद्र हो गया। फिर बात करें अपन किसकी, अंडाशय की। तो दूसरा जो मादा जनन अंग है वो कौन सा होता है, अंडाशय। फिर तीसरा कौन सा है, अंडवाहिनी। कौन सा है, अंडवाहिनी। फिर है अंडकीप। तो अंडकीप इधर तो होती है, अंडकीप मादा जनन अंगों में, और नर जनन अंगों में होती है शुक्रकीप। नर जनन अंगों में कौन सी होती है, शुक्रकीप। और मादा जनन अंगों में कौन सी होती है, अंडकीप। फिर अगर बात करूं मैं शुक्रग्राहिका की, नाम तो शुक्राणु से संबंधित है, शुक्रग्राहिका। लेकिन अगर बात करें तो शुक्रग्राहिका जो होती है शुक्राणुओं को ग्रहण करने का स्थान होता है, इसलिए कौन से में रखा गया है, मादा जनन अंग। शुक्र नाम में लिखा हुआ है कि शुक्रग्राहिका मतलब ग्रहण करने वाली, शुक्राणुओं को ग्रहण करने वाली। मतलब शुक्रग्राहिका जो होती है
ये कहाँ पाई जाती है? देखो शुक्र ग्रह का छिद्र होते हैं 5-6 के बीच में, 6-7 के बीच में, 7-8 के बीच में, 8-9 के बीच में। लेकिन जो शुक्र ग्रह का होती है ये क्या होती है? 6, 7, 8 और 9, इन 4 खंडों के अंदर शुक्र ग्रह का पाई जाती है। शुक्र ग्रह का छिद्र 5-6 के बीच में, 6-7 के बीच में, 7-8 के बीच में और 8-9 के बीच में पाए जाते हैं। जबकि शुक्र ग्रह का 6, 7, 8 और 9, 6, 7, 8 और 9 4 खंडों में क्या पाई जाती है? शुक्र ग्रह का पाई जाती है। यह तो बात हुई है किसकी? नर जननांग और मादा जननांगों की। केंचुए के अंदर जो है कौन कौन से नर जननांग पाए जाते हैं और कौन कौन से मादा जननांग पाए जाते हैं। तो नर जननांग कौन कौन से हैं? सर, नर जनन छिद्र है, नर जेनाइटल पेपिली है, शुक्राशय है, सॉरी ये वृषण है, वृषण कोश है, शुक्राशय है, शुक्रकीप है और क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये भी किसमें आती है? नर जननांगों में आती है। फिर बात की अपन ने किसकी? मादा जननांगों की। तो मादा जननांग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मादा जनन छिद्र है, फिर कौन सा है अपना? ये अंडाशय है, अंडवाहिनी है, अंडकीप है और शुक्रग्राहिका है। ये किसमें आते हैं? केंचुए के मादा जननांगों में। अभी तक अपन ने जो है 5 तंत्र अपन पढ़ चुके हैं 6 में से। केंचुए पढ़ क्या रहे हैं? केंचुआ। केंचुए की भी क्या चीज पढ़ रहे हैं अपन? आंतरिक संरचना। क्या चीज देख रहे हैं अपन? आंतरिक संरचना। या फिर अपन बोल सकते हैं कि केंचुए की क्या देख रहे हैं अपन? एनाटोमी। क्या चीज देख रहे हैं? एनाटोमी। तो ये चीज अपन केंचुए की देख रहे हैं, जिसमें अपन ने क्या देखा? नंबर 1 देखा है श्वसन तंत्र, नंबर 2 चीज जो देखी है वो देखी है अपन ने परिसंचरण तंत्र, नंबर 3 जो चीज देखी है अपन ने उत्सर्जन तंत्र, नंबर 4 जो देखा है अपन ने उत्सर्जन तंत्र के बाद में नंबर 4 देखा तंत्रिका तंत्र, और नंबर 5 जो अपन देख रहे हैं वो कौन सा है? जनन तंत्र। केंचुए का जनन तंत्र। केंचुए के जनन तंत्र में क्या देखा कि केंचुआ द्विलिंगी, उभयलिंगी या मोनोसियस होता है, फिर भी इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, क्योंकि केंचुआ कौन सा प्राणी होता है? प्रोटोएंड्रस प्राणी होता है। अर्थात अब ये कह सकते हैं कि प्रोटोएंड्रस का मतलब होता है नर जननांग पहले परिपक्व होते हैं, मादा जननांग बाद में परिपक्व होते हैं। फिर बात की अपन ने कि नर जननांग और मादा जननांगों की। केंचुए के अंदर जो नर जननांग है और मादा जननांग है वो कौन कौन से होते हैं? नाम देखे अपन ने अभी तक कि केंचुए के नर जननांग कौन कौन से होते हैं और मादा जननांग कौन कौन से होते हैं। तो नर जननांगों के नाम में देखा अपन ने, पहले सबसे पहले देखा नर जनन छिद्र, नर जेनाइटल पेपिली, फिर देखा अपन ने शुक्राशय, शुक्रकीप, शुक्रवाहिनी, फिर अपन ने देखा वृषण, वृषण कोश, फिर अपन ने देखा प्रोस्टेट ग्रंथि। जो सहायक ग्रंथि होती है वो कौन सी है? प्रोस्टेट ग्रंथि, जो कौन से में आती है? नर जननांगों में आती है। फिर देखे अपन ने कौन से? मादा जननांग। कौन से देखे मादा जननांग? ये मादा जनन छिद्र जो 14वें खंड के अंदर केवल 1 होता है। फिर देखा अपन ने शुक्रग्राहिका, फिर देखा अपन ने अंडाशय, अंडवाहिनी और अंडकीप। ये किस में आते हैं? मादा जनन। ये मादा जनन जो अंग है उसके अंदर आते हैं। क्या हो सर? कर दे। फिर आगे अपन बात कर रहे हैं कोपुलेशन प्रोसेस। केंचुए के अंदर जो देखनी है जनन तंत्र के अंदर ही, केंचुए के अंदर अपन जो देख रहे हैं जनन तंत्र। इस जनन तंत्र में अपन ने जनन अंग देख लिए, ये लैंगिक जनन होता है इसके अंदर, ये चीज देखी, क्यों होता है ये चीज देखी। अब अपन को जो देखना है वो कौन सी देखनी है केंचुए के अंदर? ये कोपुलेशन प्रोसेस, कि केंचुआ जो होता है किस प्रकार से मैथुन क्रिया करता है, किस प्रकार से क्या है जो ये कोपुलेशन करता है। कोपुलेशन प्रोसेस इन अर्थवर्म, मतलब केंचुए में मैथुन क्रिया, केंचुए में मैथुन क्रिया। तो केंचुआ जो है किस प्रकार से मैथुन करता है ये चीज अपन को देखनी है। देखो पहली चीज, केंचुआ जो मैथुन करता है वो करता है वर्षा ऋतु में। केंचुए का जो जनन काल होता है वो कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु। कि केंचुए का जनन काल बताइए तो कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु। अगर बात पूछ ली जाए महीनों में तो कौन से महीने होते हैं? अक्टूबर से
सॉरी, वर्षा ऋतु है मतलब कब से, जुलाई से अक्टूबर तक, जुलाई से अक्टूबर तक केचुआ क्या करता है, जनन करता है। तो केचुए का जो जनन काल होता है वो कौन सा होता है, जुलाई से अक्टूबर तक। कौन सा काल होता है केचुए का, जनन काल। तो केचुआ जनन जो करता है वो कब करता है, वर्षा ऋतु के अंदर करता है। दूसरी चीज, जनन जो करता है, जो मैथुन क्रिया जो करता है वो कहाँ करता है, जमीन के अंदर करता है, जमीन के अंदर करता है, जमीन के अंदर मैथुन क्रिया करता है केचुआ। दो केचुए आपस में मिलकर मैथुन क्रिया जो करते हैं, पहली चीज देखी जमीन के अंदर करते हैं। कब करते हैं, वर्षा ऋतु में। तो केचुए का जो जनन काल होता है वो कौन सा होता है, जुलाई से अक्टूबर बोल सकते हैं, या फिर कब बोल सकते हैं, वर्षा ऋतु में। अपन क्या सॉरी, ये जो केचुआ होता है वो क्या करता है, जनन करता है। फिर बात करें अपन वर्षा ऋतु की, लेकिन कब करता है, रात्रि में, मध्य रात्रि को करता है। लेकिन रात्रि भी कैसी होनी चाहिए, नम एवं शांत, नम व शांत। तो केचुआ जो होता है, जनन की बात करूं या मैथुन क्रिया की बात करूं, तो जमीन के अंदर वर्षा ऋतु में नम एवं शांत रात्रि के अंदर करता है। और समय जो लगता है मैथुन में, जनन में, वो कितना लगता है, 1 घंटे का। केचुए को जनन करने में कितना समय लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। ये तो बात की समय की। तो समय की अगर बात करूं तो इसी में एक जगह और आएगा 6 घंटे, कहीं पे कोकून निर्माण में, कि एक कोकून के निर्माण में केचुआ कितना समय लगता है, कोकून के निर्माण में कितना समय लगता है, 6 घंटे। और अगर बात करूं मैं मैथुन क्रिया में केचुए की, तो कितना टाइम लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। दो केचुए देखो इस प्रकार से मिलते हैं। एक केचुआ देखो ये है अपने पास में, ये क्या है, एक केचुआ है। कितने खंडों का है, 100 से 120 खंड का अपने पास में केचुआ है। इस तरफ क्या है, इसका मुख है, ये क्या है, केचुए का मुख है, यहां पर ये क्या हो गया, मुख। इस तरफ क्या है, केचुए की पूंछ है। एक केचुआ तो ये है। केचुए जो होते हैं अधरीय सतह के द्वारा, देखो केचुए की 3 सतह होती है। एक तो ऊपर की सतह, ये वाली सतह, इसको तो बोलेंगे पृष्ठ सतह। ये तो कौन सी होती है, पृष्ठ सतह। एक जो नीचे वाली जो सतह होती है वो कौन सी होती है, अधर सतह। और एक जो दोनों साइडों में होती है, मतलब एक तो ऊपर की सतह होगी जो कौन सी होती है, पृष्ठ सतह। एक नीचे की सतह हो गई जिसको क्या बोलते हैं, अधर सतह। और एक दोनों साइडों की जो सतह होती है उसे क्या कहा जाता है, पार्श्व सतह। उसको क्या बोलेंगे अपन, पार्श्व सतह। तो केचुए की जो सतह होती है 3 होती है, कौन कौन सी, अधर, पृष्ठ और पार्श्व। अधर तो नीचे की सतह, पृष्ठ ऊपर की सतह, और दोनों साइडों की जो सतह होती है वो कौन सी होती है, पार्श्व। तो दो जो केचुए होते हैं आपस में अधर सतह के द्वारा चिपकते हैं। किसके द्वारा चिपकते हैं, तो इस केचुए की अधर सतह कौन सी है, ये नीचे वाली। इस केचुए की अधर सतह कौन सी है, ये जो नीचे वाली जो सतह है ये कौन सी है, इस केचुए की अधर सतह। दूसरा केचुआ, जैसे मान लिया जाए ये दूसरा केचुआ है, थोड़ी देर के लिए ये केचुआ कौन सा है, दूसरा। ये दूसरा केचुआ है। लेकिन इस केचुए का मुंह किस तरफ है, इस तरफ, इस प्रकार से। ये केचुआ कैसा, उल्टा। इस केचुए की सतह क्या है, ये वाली अधर सतह है। ये वाली कौन सी है, अधर सतह, क्योंकि अपना उभार दिख रहा है उल्टा है। तो ये तो इस केचुए की, ये कौन सी है, नीचे वाली जो सतह, ये तो कौन सी है, इस केचुए की पृष्ठ सतह, क्योंकि केचुआ क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो ये तो कौन सी है, पृष्ठ सतह। और ये वाली जो सतह ये कौन सी है, अधर सतह। तो केचुए के अंदर 2 सतह देखी अपने, पृष्ठ, अधर, और एक देखी थी पार्श्व सतह। तो ये जो दो केचुए जो होते हैं आपस में कौन सी सतह के द्वारा जुड़ते हैं, अधर सतह के द्वारा। तो इस केचुए की तो ये अधर सतह हो गई, और इस केचुए की ये अधर सतह हो गई। इसका तो मुंह इस तरफ है, ये तो क्या है, ये प्रथम खंड है, इस प्रथम खंड मतलब ये मुख है, और इस तरफ क्या है, इसकी पूंछ है। इस तरफ क्या है, इसकी पूंछ है। मतलब दो केचुए देखो किस प्रकार से जुड़ रहे हैं, अधर सतह के द्वारा इस प्रकार से जुड़ते हैं, जिसके अंदर दोनों के जो सिरे होते हैं, सिरे मतलब जिसका एक तरफ मुख है, दूसरे की क्या है, पूंछ है। इस तरफ क्या है, पूंछ है। तो ये जैसे मान लिया जाए ये क्या है, इसकी पूंछ है। तो दोनों इस प्रकार से जुड़ते हैं। इस प्रकार से, किस प्रकार से, दोनों अधर सतह के द्वारा। इसकी तो अधर सतह ये है, मतलब ये तो कैसा है, उल्टा है, और ये कैसा है, सीधा है। दोनों इस प्रकार से चिपकते हैं, कौन सी सतह के द्वारा, अधर सतह के द्वारा। फिर अपन बात करूं में ये हो गई इसकी अधर सतह, ये हो गई इसकी अधर सतह। इस प्रकार से चिपक रहे हैं कि एक का तो मुंह है, जिसकी एक का जिस तरफ मुंह है, दूसरे की क्या होती है, पूंछ होती है। मतलब मुंह से पूंछ विधि के द्वारा चिपकते हैं। मुंह से पूंछ विधि के द्वारा दो केचुए आपस में चिपकते हैं, मुंह से पूंछ विधि।
कि एक की जिस तरफ मुंह है दूसरे का उस तरफ क्या होती है, पूंछ होती है। एक का जिस तरफ मुंह है दूसरे का उस तरफ क्या होगी, पूंछ होगी। इस प्रकार से क्या होते हैं आपस में, जैसे मान लिया जाए ये केचुआ है तो ये तो क्या हो गया, बाकी जो है अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे की जो कॉपुलेशन प्रोसेस है अगले वाली क्लास में कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, कर दिया सर।